हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय विपत्र के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रयोग के अनुसार, अवधि के अनुसार, स्थान के अनुसार, भुगतान के अनुसार या भुगतान पाने वाले के अनुसार टाइप्स ऑफ में हम लिख रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक्स आया था, उसमें बताया था। लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो व्यापारी हैं, दोनों व्यापारी के बीच आपको हम बिल ऑफ एक्सचेंज को समझाने का प्रयास करते हैं। ये है आपके रमेश जी और ये है आपके सुरेश जी। जैसा कि हमने बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय विपत्र के प्रकार, ये भी एक प्रकार का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है। क्रेडिट का मतलब आप समझते हैं विश्वास के आधार पर। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि रमेश जी को कुछ वस्तुओं की, कुछ गुड्स की आवश्यकता पड़ी और सुरेश जी के पास हैं। दोनों एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं। तो रमेश जी ने इनसे कहा कि आप हमको 10 लाख रुपए का आप सामान दे देते तो बड़ा अच्छा होता। सुरेश जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है कि इन्होंने कहा 90 डेज के लिए। सुरेश जी ने कहा कि हाँ आप ले लीजिए, लेकिन एक थोड़ा सा मेरा काम कर दीजिएगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उस पर आप सिग्नेचर कर लीजिए, यानी आप उसको स्वीकार कर लीजिए। रमेश जी ने कोई बात नहीं, हम तो लिख देंगे। तो सुरेश जी एक विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं और रमेश जी उसे स्वीकार करते हैं और अपना साइन कर देते हैं। यानी 10 लाख रुपए का, इंटरेस्ट के साथ में बता रहा हूं, 10 लाख रुपए का यानी सामान सुरेश जी से रमेश जी ने खरीदा। यानी इसको हम बोलते हैं कि इसको बोलेंगे विक्रेता और इसको बोलेंगे हम क्रेता। एक चीज और बता दें, विनिमय बिल, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो विक्रेता के द्वारा लिखा जाता है, स्वीकारकर्ता क्रेता होता है, यानी क्रेता स्वीकारकर्ता होता है और लेखक विक्रेता होता है। तो इस तरह से स्वीकारकर्ता का मतलब जैसे ही 90 डेज पूरा होता है, यह रमेश जी सुरेश जी को वो 10 लाख रुपए रिटर्न कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जब जरूरत पड़ती है इनके पास, अगर उससे समय से पहले ही जरूरत पड़ती है तो ये क्या कर देते हैं, जैसे क्या होता है 90 डेज के लिए उधार दिए हैं, इनको 60 डेज में, 20 डेज में, 20 दिन में, 25 दिन में जरूरत पड़ जाती है। तो सुरेश जी क्या करते हैं, बैंक के पास आ जाते हैं और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज इनको दे देते हैं। तो ये 10 लाख का 9,70,000 रुपया दे देता है बैंक्स। और बैंक्स क्या करता है, जैसे 90 डेज की उसकी अवधि पूरी होती है, ये रमेश जी के पास ले जाता है, रमेश जी से 10 लाख रुपया का भुगतान प्राप्त कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसके अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे व्यापारिक विनिमय विपत्र क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल बिल क्या होता है। पार्ट बाय पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, और दूसरा है आपका एकमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज, अनुग्रह विपत्र और व्यापारिक विनिमय विपत्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। यही सिंपल सी बात जो हमने बताया है उसी को बताएंगे। ऐसे विपत्र उधार माल के क्रय विक्रय के संबंध में एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी के ऊपर लिखे जाते हैं तथा स्वीकार किए जाते हैं। मैंने बताया कि ऐसे विपत्र उधार माल के क्रय विक्रय के संबंध में एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर लिखे तथा स्वीकार किए जाते हैं। यही हमारे कमर्शियल बिल को मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, यानी मैंने बताया कि दो व्यापारी हैं तो उधार माल के क्रय विक्रय, जैसे मैंने बताया ये है विक्रेता और ये है क्या है, क्रेता। हम कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं जिसको व्यापारिक बिल कहते हैं। ये दोनों व्यापारी हैं, जैसे मैंने बताया ये सुरेश जी हैं और ये क्या है, रमेश जी हैं। तो रमेश जी ने, क्रेता मतलब ये विक्रेता सुरेश जी, तो रमेश जी ने इनसे सामान मांगा उधार और ये सुरेश जी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज कर दिया। और जो रमेश जी हैं क्रेता है, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया, सिग्नेचर कर दिया, 90 डेज के लिए ये उधार ले लिए, यानी ये समय पे इनका भुगतान कर देंगे, इसलिए इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रखा है। तो हमने बताया कि एकदम साफ साफ शब्दों में ऐसे विपत्र उधार पर माल के क्रय विक्रय के संबंध में एक व्यापारी तथा
दूसरे व्यापारी के ऊपर लिखे जाते हैं और स्वीकार किए जाते हैं। मैंने अभी बताया था विक्रेता लेखक होता है और स्वीकारकर्ता क्रेता होता है। तो उस बात समझ में आ गया होगा कि कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। इसके अंतर्गत हम ऑर्डिनरी बिल्स और डॉक्यूमेंट्स बिल को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही संक्षेप में ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरह का ये भी है। तो ऑर्डिनरी बिल में आप जानेंगे क्या है, एक जो साधारण क्या होता है, सामान्य विपत्र क्या होता है। ऐसे विपत्र माल के विक्रेता द्वारा क्रेता के ऊपर लिखे जाते हैं। ऐसे विपत्र माल के विक्रेता द्वारा क्रेता के ऊपर लिखे जाते हैं, जो क्रेता द्वारा स्वीकार करके विक्रेता को वापस कर देता है। जैसे मैंने बताया, अभी साफ साफ बताया था कि ये क्या है, ये है क्रेता और ये क्या है, ये क्या है, विक्रेता। तो मैंने बताया कि ऐसे ऑर्डिनरी बिल, ऐसे बिल विक्रेता के द्वारा क्रेता के ऊपर क्या करते हैं, लिखे जाते हैं। ऐसे बिल विक्रेता के द्वारा क्रेता के ऊपर लिखे जाते हैं और क्रेता के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। किसके द्वारा, स्वीकार किए जाते हैं, क्रेता के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। और स्वीकार करने के बाद समय जैसे 90 डेज का पूरा होता है, विक्रेता को भुगतान कर देता है, वापिस कर देता है। उसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। यानी नॉर्मली अगर हम क्रय विक्रय करते हैं एक दूसरे व्यापारी से, तो हम ऐसा लेन देन करते रहते हैं। सामान आया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया हमने और जैसे ही समय पूरा हो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। आपको समझ में आ गया होगा। यानी ऐसा जो बिल होता है एक विक्रेता के द्वारा क्रेता के ऊपर लिखा जाता है, क्रेता स्वीकार करता होता है और समय पर्यंत स्वीकार करता यानी क्रेता विक्रेता को वापिस कर देता है, पैसा वापिस कर देता है। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं सामान्य बिल। और नेक्स्ट हम समझने का प्रलेखी, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री से तात्पर्य यह है कि यानी इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसा प्रपत्र, ऐसा कोई लिखित पत्र लगा हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स को संबोधित कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्रलेखी विपत्र। यहां से आपको बताते हैं प्रलेखी विपत्र क्या होता है। ऐसे विपत्र तब लिखे जाते हैं जब रेलवे रसीद तथा माल के अन्य अधिकार पत्र क्रेता के पास भेजे जाते हैं। यानी ऐसे प्रलेख तब लिखे जाते हैं जैसे माल के साथ कुछ ऐसे पेपर्स, अधिकार पत्र, यानी जब तक वह अधिकार पत्र उसके पास नहीं होगा तब तक उस माल का स्वामित्व उसको नहीं दिया जा सकता है। रेलवे रसीद के भी द्वारा, बैंक के भी द्वारा, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि ये है और ये है दो, ये कौन से हैं, क्रेता, और ये कौन है, विक्रेता। तो रेलवे के माध्यम से ये जो विक्रेता है, रेलवे के माध्यम से इस क्रेता के पास क्या किए हैं, सामान पहुंचाए हैं। रेलवे के माध्यम से, ये रेलवे के माध्यम से मान लीजिए ये सामान इनके पास आया है, तो रेलवे रसीद लगा होगा। उसके बाद बैंक्स भी इसमें आता है कि बैंक्स के थ्रू पैसे का भुगतान किया जाएगा। एक पेपर्स बैंक से थ्रू या रेलवे रसीद के थ्रू इनको दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे विपत्र तब लिखे जाते हैं जब रेलवे रसीद आर तथा माल के अन्य अधिकार पत्र क्रेता के पास भेजे जाते हैं। यानी इनके पास भेजे जाते हैं। जो भी सामान है, जो भी सामान इसमें लद करके आ रहा है, उस सामान का एक पेपर तैयार किया जाता है और रेलवे के द्वारा बैंक्स के थ्रू इस क्रेता के पास उस माल का पूरा विवरण भेजा जाता है, पेपर्स भेजा जाता है। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल। यानी सामान के साथ कोई न कोई प्रपत्र होता है, उस प्रपत्र के आधार पे ही इस वस्तु का अधिकार क्रेता को सौंपा जाता है, बैंक्स के थ्रू या रेलवे के थ्रू। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल में दो पार्ट है, स्वीकृति वाले विपत्र और भुगतान वाले विपत्र। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट और एक्सेप्टेंस आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्वीकृति विपत्र को बताएंगे आपको भी। देखिए
क्रेता द्वारा विपत्र को स्वीकार करने पर, क्रेता द्वारा विपत्र जो विनिमय बिल होता है उसे स्वीकार करने पर बैंक क्रेता को उस माल का अधिकार दे देता है, माने अधिकार पत्र दे देता है। जैसे कि बता देते हैं, इसमें ये है क्रेता हैं, ये कौन से हैं, क्रेता हैं, और ये कौन से हैं, विक्रेता हैं। तो विक्रेता एक बैंक के थ्रू या रेलवे के थ्रू इनको सामान देने का प्रयास कर रहा है। तो स्वीकृति वाले विपत्र, यानी जो बैंक्स होता है, सामान का जो पत्र होता है, पेपर्स होता है, जैसे ही क्रेता को देता है और क्रेता इसे स्वीकार कर लेता है, पैसे की बात नहीं है, क्रेता उस जो पत्र होता है, जो पेपर्स होता है, जो अधिकार पत्र होता है, जैसे ही बैंक इस क्रेता को देता है और उस प्रपत्र को क्रेता स्वीकार कर लेता है, तैसे ही उसको यह अधिकार दे दिया जाता कि यह आपका सामान है। कहने का मतलब है क्रेता द्वारा विपत्र को स्वीकार करने पर बैंक क्रेता को अधिकार पत्र दे देता है, यानी स्वीकार कर लिया, ये माल का जो सामान का सारा अधिकार इसको दे दिया गया। किसको दे दिया गया, क्रेता को अधिकार दे दिया गया, पूरा इसको पावर दे दिया गया, ये अब आपका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ही क्रेता ने उस पत्र को स्वीकार कर लिया। दूसरा है क्या, डॉक्यूमेंट्री अगेंस्ट पेमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्री स्वीकार करने से पहले आप हमको पेमेंट कर दीजिए, तब इस वस्तु को आपको अधिकार देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। भुगतान पाने वाले विपत्र जिसको हम बोलते हैं, यानी इसमें क्या होता है, क्रेता द्वारा विपत्र का भुगतान करने पर बैंक उसे अधिकार पत्र देता है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें मैंने बताया केवल ये प्रपत्र को स्वीकार कर लिया और बैंक से इसको अधिकार कर दिया, लेकिन क्या है इसमें क्या होता है, जब तक इस क्रेता के द्वारा जो गुड्स है, इस गुड्स का ये भुगतान नहीं कर देता बैंक्स को, यानी क्रेता जब इस गुड्स का भुगतान बैंक को कर देगा, तब ये बैंक से इसको अधिकार पत्र देगा उस वस्तु का, उस माल का, उस गुड्स का। तो इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने से पहले इसकी जो कीमत है आप उसका भुगतान कर दीजिए, तब मैं आपको ये पेपर दूंगा। यानी आप जमीन लिखाते हैं तो जब भुगतान कर देते हैं तब जमीन मैं आपको रजिस्ट्री करूंगा। कोई सामान मैं बेच रहा हूं, पहले आप पैसा दे दीजिए, तब मैं इस सामान को खोल के दिखाऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि पहले पैसा दीजिए, तब बैंक्स इस सामान का पेपर आपको देगा। इसी को बोलते हैं भुगतान वाले बिल विपत्र, डॉक्यूमेंट्री अगेंस्ट पेमेंट। फिर आपको मैं स्वीकृति वाले, यानी हम इसको डॉक्यूमेंट्री अगेंस्ट वाले हम बताते हैं। क्रेता द्वारा विपत्र को स्वीकार करने पर बैंक क्रेता को अधिकार पत्र दे देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब तक इसमें पेमेंट यानी क्रेता द्वारा विपत्र का भुगतान करने पर बैंक उसे अधिकार पत्र देता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स, यानी इसमें पैसा देने के बाद इनको अधिकार पत्र देता है, ये केवल स्वीकार कर लेता है तभी बैंक इनको अधिकार पत्र दे देता है। इसी को हम बोलते हैं स्वीकृत वाले विपत्र और भुगतान वाले विपत्र। अब एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज को हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसको फेक बिल भी इसको बोलते हैं या इसको सिफारशी बिल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की आर्थिक मदद हेतु एक दूसरे पे लिखे और स्वीकार किए जाते हैं, यानी अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज यानी अनुग्रह विपत्र का होता है। ऐसे विपत्र एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी की आर्थिक सहायता करने के लिए बिना किसी प्रतिफल के लिखे जाते हैं। इन्हें सिफारशी विपत्र भी कहते हैं, सिफारशी विपत्र भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे दो व्यापारी हैं, क्या है, क्रेता है और ये क्या है आपका विक्रेता है। बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। एक थर्ड पार्टी भी इसमें है, सी बैंक्स है। क्या होता है इसमें, देखिए विक्रेता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। ये जैसे रमेश हैं ये क्रेता और सुरेश जी हैं ये विक्रेता।
तो क्या है, ये दोनों आपस में एक बहुत अच्छा व्यापारी फ्रेंड्स भी हैं, बहुत अच्छा रिलेशन इनके पास, बहुत एक दूसरे पे विश्वास है। तो सुरेश जी ने कहा कि यार 20 लाख रुपए की जरूरत थी, रमेश तू दे देता तो 25 दिन या 30 दिन या 90 दिन के अंदर हम तुमको भुगतान कर देते। रमेश जी ने कहा यार मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, तो क्या करें। तो सुरेश जी ने कहा कि ऐसा एक काम करते हैं, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूं, तुम उसे स्वीकार कर लो, बस इसके बाद हम व्यवस्था हो जाएगी, और जैसे ही टाइम होगा मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं या तुमको दे दूंगा, तुम बैंक का भुगतान कर देना। रमेश जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, फर्जी में दिखाया कि रमेश जी हमसे 20 लाख रुपए का सामान खरीदे। कितने का? 20 लाख रुपए का सामान खरीदे। किसने? सुरेश जी से रमेश जी। और रमेश जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर ले, सही, हमने सुरेश जी से 20 लाख रुपए का सामान खरीद लिया है और हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिए हैं ताकि समय पर इनके हम काम आ सके, समय पे इनका हम भुगतान 90 दिनों की अवधि के अंदर कर देंगे। तो सुरेश जी ने इसे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवा लिया, अपने पास बिल ले लिया। अब इनको बहुत ज़रूरत है, 4 दिन बाद बैंक के पास जाते हैं, बैंक से कहते हैं कि एक हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसका आप भुगतान कर दीजिए। बैंक से कहता कोई बात नहीं है, मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान कर दूंगा। तो 20 लाख रुपए का 19 लाख 60,000 रुपया मान लीजिए, ये भुगतान कर दिए, जो भी बनता है 19 लाख 60,000 रुपये, क्योंकि फुल अमाउंट का भुगतान बैंक नहीं करता है। तो 19 लाख 60,000 का भुगतान ये बैंक किसको कर दिया? सुरेश जी को। इन्होंने दिया 20 लाख रुपए का। बिल ऑफ एक्सचेंज कितना था? 20 लाख का दिया, इनको दिया कितना? 19 लाख 60,000 रुपया, यानी 40,000 रुपया कम दिया। अब ये क्या होता है कि जैसे ही 90 डेज पूरा होता है तो ये बैंक्स क्या करता है, सुरेश जी के पास, रमेश जी के पास जाता है, रमेश जी के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, कहता है ऐसा है कि आपके ऊपर इतने लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज है, कृपया टाइम हो गया, इसका भुगतान करें। तो सुरेश जी क्या करते हैं, इनके पास तब तक 20 लाख रुपया हो जाता है। सुरेश जी रमेश जी को 20 लाख रुपया दे देते हैं और रमेश जी बैंक्स को 20 लाख रुपया दे देता है। तो इसलिए 3 महीने के लिए इनको 20 लाख रुपए का एक उधार मिल जाता है, जिससे इनकी आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है। और बैंक्स को 40,000 रुपए का जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, बैंक्स को भी प्रॉफिट हो गया, इनको 3 महीने के लिए 20 लाख रुपया हो गया। इन्होंने एक विश्वास के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया, इन्होंने पैसा दे दिया, बैंक का भुगतान कर दिए। इसी को बोलते हैं अनुग्रह विनिमय विपत्र, सिफारसी विपत्र। मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, केवल तुम स्वीकार कर लो, बाकी हम देख लेंगे। तो इसी को फेक बिल भी हम बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एकोमेंडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसको हमने देखा। नेक्स्ट जो है अवधि के अनुसार, टाइम के अनुसार बिल ऑफ एक्सचेंज का हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत बारीक से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहें, लॉकडाउन का आनंद लेते रहें, घर में अध्ययन करें, अपने साथियों को बताएं। इसके लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स करें, कमेंट्स में हमारी कमियों को लिखें ताकि उसको सुधारने का हम प्रयास करें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू।